steam heater in our kitchen. Okay, that heater is heating up. It is not applying force on anything, not doing any displacement, but still it is doing the work. कैसे वर्क कर रहा है वो फिर हमारी डेफिनेशन में? तो हमारा ये कहना है कि उसके अंदर जब करंट फ्लो होती है तो उस करंट फ्लो में एक्शन क्या होता है? द चार्ज पार्टिकल्स, द चार्ज कैरियर्स, दे मूव एंड दे कोलाइड. कोलिजन होता है, वहाँ पर उसके दूसरे एटम्स को, दूसरे आयंस को धक्का मारना पड़ता है, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है. उसको ऐसा पुश करेगा, किनारे करेगा, तब वो चार्ज आगे जाएगा. फिर दूसरे को पुश करेगा, आगे जाएगा. ये क्या कर रहा है? वो वर्क कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है. तो उस पर बाकी जितने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सब उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इतनी एनर्जी लेके आता है कि वो रुकता नहीं. तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क इज डन. हमको कुछ नहीं दिखता. हाँ, हमको एक चीज़ दिखती है. हमको ये दिखता है कि वो हीटर गर्म हो गया. क्यों गर्म हो गया? क्योंकि उसने जो अंदर वर्क किया, उसकी जो एनर्जी स्पेंड हुई, देयर इज ए कन्वर्शन ऑफ एनर्जी. और वो जो एनर्जी लेके आया था, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई. दैट इज द वर्क डन. तो कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई? जितना उसने वर्क किया. और कितना उसने वर्क किया? उसने वर्क किया, उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, एंड दैट फॉर्मूला इज V into I. Work done is converted to heat by relation work done is equal to V into I. लेकिन बात यह है कि करंट से जो हीट पैदा होती है, उसमें अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोलिजन. जिस मटेरियल में कोलिजन ज़्यादा होता है, हम क्या कहते हैं? उसमें क्या ज़्यादा है? यस, रेसिस्टेंस. उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है. दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेसिस्टेंस चाहिए. अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा, कोलिजन नहीं होंगे. कोलिजन नहीं होंगे, हीट पैदा नहीं होगी. सो व्हाट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हीट? द आंसर इज द नेसेसरी क्वांटिटी इज द रेसिस्टेंस. सो अब अगर रेसिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तो क्या हीट कम या ज़्यादा होगी? आंसर इज यस. वेयर इज द रिलेशन? इसमें तो रेसिस्टेंस है नहीं. सो वी मेक ए रिलेशन इन विच रेसिस्टेंस अपीयर. ओके, एक तो उसमें रेसिस्टेंस अपीयर होना चाहिए. दूसरा, और हीट किस पर डिपेंड करती है? हीट इस पर डिपेंड करती है कि वो चार्ज कितनी स्पीड से चलता है. अगर वो जल्दी जाएगा तो 1 सेकेंड में 10 कोलिजन करेगा, और अगर स्लो जाएगा तो 4 कोलिजन करेगा. किससे हीट ज़्यादा पैदा होगी? 10 कोलिजन से. दैट मीन्स जो फास्ट चलेगा. चार्ज का चलना कौन इंडिकेट करता है? विच क्वांटिटी टेल्स अस, और विच क्वांटिटी इज मेड अप विद द स्पीड, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कौन सी चीज़ बनती है? वी नो दैट, वी हैव डन इट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी करंट ज़्यादा होगी. दैट मीन्स कि अगर किसी सर्किट में करंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उसके कोलिजन ज़्यादा, उसकी हीट ज़्यादा. राइट. तो हीट किस पर डिपेंड करती है? करंट पे. तो अभी तक हमने देखा कि हीट जिन 2 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, वो 2 क्वांटिटीज कौन सी हैं? वन इज रेसिस्टेंस एंड अदर इज
इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम नाप नहीं सकते, हम करंट नापते हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही करंट बनती है. सो व्हाट वी से कि हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस एज वेल एज करंट. तो हमको हीट का फॉर्मूला वो इक्वेशन देगा, वो एक्सप्रेशन देगा जिसमें करंट और रेसिस्टेंस दोनों आते हैं. और हमको पता है वर्क डन इसका होता है, तो इस वर्क डन का हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिसमें करंट आए और रेसिस्टेंस आए. तो ये वोल्टेज किसके बराबर होती है? ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर. सो दिस इज आई इंटू आर एंड दिस इज आई. सो दिस इज आई स्क्वेयर आर. तो वर्क डन आई स्क्वेयर आर, ये वाला जो वर्क है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में. सो वर्क कन्वर्टेड टू हीट H is equal to I square R. This is very important and useful formula, that in a circuit, if current flowing is I and the resistance is R, then how much is the heat produced? I square into R. तो हीट सिर्फ ये दो चीज़ों पर ही डिपेंड करती है, ऑलवेज माइंड इट. ठीक है. अब कई बार स्मार्टली हम क्या करते हैं, इस आई को कन्वर्ट कर देते हैं V में, और हम ये कहते हैं कि H इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर into R. So this is V square upon R. This is also mathematically correct. V square upon R between the 2 points. उसमें हमको ऐसे 2 पॉइंट चाहिए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है और जिसके बीच का रेसिस्टेंस हमको मालूम है. ओके, तो ये फॉर्मूला बना. अब R ऊपर आता है कि R नीचे आता है? हीट के फॉर्मूले में ऊपर नीचे दोनों आता है, पर याद रखिए हीट के फॉर्मूले में R ये इस पर डिपेंड करता है कि जब हम 2 पॉइंट लेते हैं तो उनके बीच करंट कांस्टेंट है या वोल्टेज कांस्टेंट है. जब वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो हम कहते हैं R नीचे आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, और जब करंट कांस्टेंट होती है तो R ऊपर आता है. राइट. ये कंपैरिजन में काम में आता है और वो हम लोग अभी करेंगे, थोड़ी देर में कंपेयर करेंगे. फिलहाल याद रखिए हीट का प्राइमरी रीज़न क्या होता है? रेसिस्टेंस एंड करंट. ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है. इसलिए हीट का फॉर्मूला जब भी पूछा जाएगा, जब भी हम लिखेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? दिस वन एंड नॉट दिस वन. इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसलिए ठीक है, गलत नहीं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, पर रीजन वाइज दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है. दोनों को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे. अभी पहले ये देखते हैं कि अगर हमको ये दिया गया है कि एक बल्ब जिसका रेसिस्टेंस R ओम है और उसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो उसका हीट प्रोड्यूस कितना होगा? दिस. फिर से एक बल्ब हमने लिया, उसका रेसिस्टेंस R है और उसको V वोल्टेज पर लगा दिया, V वोल्ट पर लगाया, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? दिस. करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. तो जब हम एक सिंगल बल्ब लेते हैं तो ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये फॉर्मूला भी ठीक है, दोनों एप्लीकेबल है, दोनों ठीक है. लेकिन जब हम उसका सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, देन देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द टू. तब ये नहीं हो पाएगा. ओके, उसको उस समय स्टडी करेंगे. अब अगली चीज़ जो हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये हीट प्रोड्यूस्ड या पावर, यही हीट क्या है? वर्क डन. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पावर इन वन पावर, बिकॉज वर्क डन इन 1 सेकेंड इज पावर. तो एक बल्ब अगर 100 वॉट का है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? आंसर है 100 जूल इन 1 सेकेंड. दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड. पक्का याद रखिए, वॉटेज ऑफ ए बल्ब इज द हीट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि अल्टीमेटली वो जितनी भी पावर कंज्यूम करता है
वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट होती है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि थोड़ी लाइट में भी कन्वर्ट होती है तो ठीक है, वो लाइट फिर बाद में जाके वो भी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज अबाउट हीट एंड वी हैव टू स्टडी इट दिस वे। अब अगर किसी सर्किट में हमने एक वायर लगाया, उसका रेसिस्टेंस R है, तो उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, V वोल्टेज लगाया हुआ है। हमने क्या किया, उस वायर को आधा काट दिया और अब आधे तार को ही लगाया, तो हीट प्रोड्यूस्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप ये कहेंगे कि R आधा हो गया तो हीट प्रोड्यूस्ड आधा हो जाएगा। नो, दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि पहली बार का करंट हमने आपको नहीं बताया, दूसरी बार का भी करंट नहीं बताया, और आप क्या मान के चल रहे हो कि R आधा हो गया लेकिन I को कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, I में भी चेंजेस आ गए हैं R बदलने से। अब इस सर्किट में जब भी हम R में चेंज करते हैं तो याद रखिए, हमें ये देखना है, हमें ये ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है कि क्या उसमें वोल्टेज चेंज हो रही है या क्या उसमें करंट चेंज हो रही है। अब हम उसको देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। एक चीज़ याद रखिए, बल्ब या हीटर, ये अगर हम इसकी वोल्टेज चेंज करते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है? करंट। वोल्टेज चेंज करो, करंट चेंज हो जाएगी, राइट। क्या नहीं चेंज होता? आंसर है रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि रेसिस्टेंस उसका हार्डवेयर है। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ से बनाया हुआ है। अब मैथमेटिकली मैंने कहा कि अगर मैं किसी सर्किट का वोल्टेज 2 गुना कर दूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन R? अगर इसको मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो R कितने टाइम्स बढ़ेगा? यू विल से 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि जब हमने ओम्स लॉ बनाया था तो हमने क्या बोला था? V इज प्रोपोर्शनेट टू I एंड V इज इक्वल टू R इंटू I, वेयर R इज ए कांस्टेंट। तो याद रखिए कि जब भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगी, R को कुछ नहीं होगा, और जब भी हम वोल्टेज को कम करेंगे, करंट कम होगी, R को कुछ नहीं होगा। R इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, और R का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, रो L अपॉन A। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, लेंथ, एरिया, R इन पे डिपेंड करता है, V और I पे डिपेंड नहीं करता है। तो R उस लोहे पे, उस मेटल पे, उस मटेरियल पर डिपेंड करता है। और जब हम वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं तो बल्ब के फिलामेंट का मटेरियल तो नहीं बदलता, इसलिए उसका रेसिस्टेंस नहीं बदलता। वैसे ही जैसे कि अगर हम आपको ये कहें कि एक बल्ब 200 ग्राम वेट का है, अब अगर हमने उस पर वोल्टेज 12 वोल्ट लगा दी है या 100 वोल्ट लगा दी है या 500 वोल्ट लगा दी है, उसका वेट बदल जाएगा क्या? नो। क्या बदलेगा? करंट बदलेगी, लाइट बदलेगी, वेट नहीं बदलेगा। उसी तरह से रेसिस्टेंस भी एक हार्डवेयर मटेरियल है, जैसे मास है वैसे ही रेसिस्टेंस भी है, वो नहीं बदलेगा। उसको बदलने के कंडीशन अलग हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे। अगर हम उसका मेटल बदल देंगे, लेंथ बदल देंगे, एरिया बदल देंगे, मोटाई, तब रेसिस्टेंस बदलेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा से नहीं बदलेगा। तो वो हमको फिजिक्स में याद रखना है कि जब वोल्टेज चेंज होती है तो करंट चेंज होती है, करंट से वोल्टेज चेंज होती है, रेसिस्टेंस दोनों से चेंज नहीं होता। तो वेदर इट इज ए बल्ब, वेदर इट इज ए हीटर, एनीथिंग, रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज, कांस्टेंट। तो अगर हम वोल्टेज बदलेंगे तो करंट कितने गुना हो जाएगी, सॉरी, वोल्टेज डबल किया तो रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ेगा? आंसर है रेसिस्टेंस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, एक तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब एनर्जी और हीट, इनका रिलेशन समझने के बाद अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि हमारे घर का बिजली बिल कितना आएगा। किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है? इलेक्ट्रिक बिल किसका आता है? एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी का बिल।
So that is known as energy bill. How can we calculate how much energy is used in our household material when we know the power of each material? तो पावर से एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करनी है? हमको मालूम है वर्क इज एनर्जी, वर्क एनर्जी, दिस इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. अब हमारे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, हमारे प्रॉब्लम किस तरह के होते हैं? हम अपने घर में रोज बल्ब जलाते हैं. 60 वॉट 2 bulbs 3 hours every day. ये हमारे घर में जलता है. 40 वॉट 2 ट्यूब लाइट्स, ये सिर्फ 2 घंटा चलती, 2 आवर. 100 watt TV, this we use for 3 hours. And then we have 1500 watt heater or geyser which work every day for 1 hour. ये हमारा मेनली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है. तो एक महीने में हमारा बिल कितना आएगा, या दूसरे शब्दों में हाउ मच इज द एनर्जी कंजम्पशन इन अवर हाउस. तो अब एनर्जी देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जितनी पावर हैं इससे एनर्जी अलग अलग निकालते हैं और हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम. ये रही पावर और ये रहा टाइम, लेकिन ये भी है तो ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर वन बल्ब 60 वॉट 3 hours, what will be the power? 60 watt, what is the time? 3 hour. Yeah. How many bulbs are there? 2 bulbs. So we multiply with 2. ये जो चीज हमको मिली 60 into 3 into 2, ये क्या है, वॉट, into 2 120 into 3, that is 360. अब इसके साथ यूनिट क्या लिखेंगे, दिस इज वॉट, दिस इज आवर, सो वी राइट इट वॉट आवर. यहां कैलकुलेट कर लेते हैं 40 into 2 into 2. 2 2 जा 4 4 जा 160. So this is 160 watt per watt multiplied by hour है. watt multiplied by hour, पर आवर नहीं है, हर घंटा नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है तो दोनों न्यूमरेटर में रहेंगे. दिस इज वॉट आवर, वॉट मल्टीप्लाइड बाय आवर, ये आ गया. अब ये लीजिए, दिस इज 100 into 3, 100 into 3, 300 वॉट आवर. और ये चौथी चीज आ गई 1500 फॉर 1 hour, 1500 वॉट आवर. ये हमारा एक दिन का खर्च है. सो सबको हमने टोटल कर दिया. ओके, दिस इज 0, 2320 वॉट आवर. अब ये नंबर बड़ा होते जाएगा, 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और बढ़ जाएगा. क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? बिकॉज दिस इज कंजम्पशन ऑफ 1 डे. और अगर हमको महीने की बिलिंग करनी है तो 30 डेज से करेंगे, 1 डे का आंसर चाहिए, तो दिस इज वॉट आवर. अब ये जो वॉट आवर है, ये इसको हम चाहें तो किलो वॉट बना सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 2.32 किलो वॉट आवर. ये क्या है, एनर्जी.
बिकॉज दिस इज पावर इंटू टाइम। ये रहा पावर किलोवाट और ये रहा टाइम, पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, किलोवाट आवर। तो ठीक है, ये भी एक यूनिट होता है। दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट और इसको हम अपना सब इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम जनरल लैंग्वेज में 1 यूनिट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमारी यूनिट एनर्जी की क्या होती, वर्क डन की, 1 किलोवाट आवर। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट का बल्ब अगर 1 घंटे तक जलेगा तो एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा, 1 किलोवाट आवर। फिर से सुनिए, 2 किलोवाट की मोटर 3 घंटे तक वर्क की, 2 किलोवाट 3 आवर्स, 2 3 6 किलोवाट आवर। सो इजी। हम एक पंप लेके आते हैं या एयर कंडीशनर लेके आते हैं, दैट इज 3 किलोवाट एयर कंडीशनर पावर एंड इट इज वर्किंग फॉर 7 आवर्स। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड? अब जिन लोगों को फिजिक्स नहीं आती है, जो जूल नहीं जानते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, एयर कंडीशनर पे क्या लिखा है, 3 किलोवाट, कितने आवर चलाया, 7 आवर्स चलाया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 7 21 एंड 21 यूनिट क्या लिखना, किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई आवर, तो यूनिट क्या हो गया, किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर इज ए वेरी कन्वीनियंट यूनिट। और किसका यूनिट है ये यूनिट है एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने इसी को ही यूनिट बना दिया, किलोवाट आवर को। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम? आंसर, किलोवाट आवर। हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ जूल? तो देखिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट। आवर क्या होता है, 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 3600, 1 2 3 1 2 3 और ये क्या हो गया, वाट सेकेंड। Now we know power watt second time, power into time is work done, 1 watt and 1 second, that gives us 1 joule। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 watt in 1 second is 1 joule work done। So this has become joule, how much, this much, 1 2 3 4 5 6, 3.6 into 10 to the power 6 joule। कौन है, 1 किलोवाट। सो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कन्वर्शन याद रखिए। दिस इज एसआई सिस्टम एंड दिस इज प्रैक्टिकल सिस्टम। दिस इज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में इतने जूल वर्क डन होता है। दिस इज ए कन्वर्शन ऑफ द वर्क डन। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ आवर हाउस इन 1 डे। और जितने दिन के लिए है मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी फॉर मंथली। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस्ड। फिर से याद रखिए, हीट किस पर डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस एंड करंट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, हीट इज इक्वल टू I² मल्टीप्लाइड बाय R। थैंक यू।